राहुल गांधी राहुल गांधी इनके पापा राजीव गांधी is an old country. और इनकी दादी इंदिरा गांधी और भाइयों, देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। और एक समय ऐसा आया कि सारा देश इन्हें पप्पू बोलने लगा। आपके लिए मैं पप्पू। यहाँ तक कि अपोजिशन भी इन्हें भूल गया। हमने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? और आज राहुल गांधी ने एक ऐसा कमबैक किया है कि ये नेक्स्ट टू द पीएम बन सकते हैं। चलिए इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1970 को, जब राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि था लड़का, और उसका नाम रखा गया राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी का जन्म हुआ तो इनकी दादी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, यानी कि देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे होना। और उनके पास इतना पावर और पैसा था कि लोग इन्हें आयरन लेडी ऑफ द इंडिया कहते थे। ऐसे में जब इनकी दादी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, इनके पास इतना पावर और पैसा था, तो ये नॉर्मल स्कूल कैसे जा सकते थे। इसीलिए इनका एडमिशन दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल में कराया गया, जो कि उस समय देश का सबसे बढ़िया और अच्छा स्कूल था। और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून के डूम कॉलेज चले जाते हैं, जो कि देश का और अच्छा स्कूल होता है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा था, इनकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन आता है ईयर 1894 और यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे बस उनकी दादी की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और उनका मर्डर हुआ था। और इसीलिए सिक्योरिटी रीजन के कारण राहुल गांधी का स्कूल वगैरह जाना बंद कर दिया गया। उन्हें कोई भी कॉलेज जाने की परमिशन बंद कर दी जाती है। उनका घर से निकलना बहुत ही ज्यादा कम हो गया, उन्हें घर में ही रहने को कहा गया और इनके घर में ही पढ़ाने के लिए टीचर भी आने लगे और इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। इन्हें घर से निकलना पूरा बंद था। फाइनली 6 साल के बाद ये हायर एजुकेशन के लिए हार्वर्ड चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आगे की पढ़ाई कर पाना इन्हें घर में पॉसिबल नहीं था और इसके लिए इन्हें यूएस जाना ही पड़ता है। और वहाँ पे उन्होंने हार्वर्ड में जाके एडमिशन ले लिया। फिर आता है साल 1991 और इनकी फादर की डेथ हो जाती है। और राजीव गांधी के डेथ के कारण ये एक बार फिर से इंडिया वापस आते हैं और इनके परिवार में ऑलरेडी अब 2 डेथ हो चुकी थी और अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका था और सिक्योरिटी रीजन के कारण ये बाहर भी नहीं जा सकते थे। इनकी फैमिली में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी थी, तो इनके लाइफ के ऊपर भी थ्रेट था और सिक्योरिटी के कारण इन्हें बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। और ऐसे में कुछ साल इंतजार के बाद राहुल गांधी फ्लोरिडा जाते हैं और वहाँ पे एक रोनिन नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ पे वो इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका बदला हुआ नाम होता है राहुल विंसी। और यही एक रीजन है कि अपोजिशन इन्हें राहुल विंसी के नाम से चिढ़ाती थी। और उसके बाद मास्टर्स के लिए ट्रिनिटी नाम के कॉलेज में 1995 में एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट किया। यहाँ पे इन्होंने एमफिल की पढ़ाई की थी, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोक देते हैं। अब देखो, कहानी में राहुल ने यहाँ तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है कि इनको नॉलेज हो गया है और इन्हें पूरा का पूरा समझ आ गया है कि इनको पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये अगर पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो वहीं पे जाके फंस जाएंगे और इनका पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यही एक रीजन है कि ये अपना खुद का काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत साल तक पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। लेकिन इनके परिवार की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि ये घुमा फिरा के इनको पॉलिटिक्स में ले ही आती है। I mean, that's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. फिर फाइनली राहुल गांधी को इंडिया आना ही पड़ता है। अब वो इंडिया के लिए इंडिया रिटर्न होते हैं और 1999 में राहुल गांधी इंडिया में वापस एंटर करते हैं। तब वो देखते हैं कि इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका है और उस टाइम के इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे साइड थी इनकी माँ, जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार थी। और सोनिया गांधी अपनी पार्टी पे जोर लगा रही थी कि अगली प्रधानमंत्री वही बनेंगी और अगले इलेक्शन तक उनकी पार्टी जीत जाएगी। और यहाँ पे राहुल गांधी को पूरी तरीके से समझ आ गया था कि उनकी माँ पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से घुस चुकी है और उनके फैमिली में अभी कोई बचा भी नहीं है जो इतने सालों से चली आ रही फैमिली लेगेसी को पूरा कर सके, क्योंकि इनका परिवार बहुत बड़ा होता है और इनकी बहुत सालों से राजनीति में लेगेसी होती है और इनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो पूरे देश की राजनीति इनके कंधों पे आ जाती है। Really, in my speech, if the Congress Party so chooses, and the Congress Party wants me to do anything for them, I'm happy. और यही एक मेन रीजन होता है कि राहुल गांधी को ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में घुसना पड़ता है। और उसके कुछ साल के बाद 2004 का समय आ जाता है जब देश में फिर से चुनाव कराया जाता है और इस बार राहुल गांधी को चुनाव में लड़ाया जाता है। अब देखो, राहुल गांधी अपनी पहले इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं और अमेठी कांग्रेस की गद्दी थी। आज तक कांग्रेस का कोई भी आदमी अमेठी से नहीं हारा था। अमेठी देश का इकलौता ऐसा जगह था कि 1967 से वहाँ पे कांग्रेस का कोई भी आदमी हारा नहीं था और यही एक रीजन था कि राहुल गांधी का पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ाया जाता है
और इस इलेक्शन में राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। और ये एक ऐसा दौर था जब बस राहुल गांधी नहीं जीतते बल्कि पूरे के पूरे देश में कांग्रेस जीत जाती है और देश में कांग्रेस की सरकार बनती है। उस टाइम सोनिया गांधी पीएम बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और सबको ये बात क्लियर थी कि अगला पीएम सोनिया गांधी को बनना है, क्योंकि वही इनके परिवार से हैं और वही अब तक पार्टी को चला रही थी। और यहीं पे राहुल गांधी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं और राहुल गांधी सोनिया गांधी को ये बोलते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे, क्योंकि 2 डेथ परिवार में ऑलरेडी हो चुकी है और तीसरा डेथ भी हो सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और यही एक रीजन था कि इन्होंने सोनिया गांधी को पीएम बनने से मना कर दिया। तो उस टाइम इलेक्शन जीतने के बाद भी राहुल गांधी के कहने के कारण सोनिया गांधी पीएम नहीं बनती और 22 मई 2004 को फाइनली पीएम मनमोहन सिंह को बना दिया जाता है। और ये एक ऐसा टाइम था जब तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल हुआ था ना ही इनका राइज हुआ था। ये बस पार्टी में आए थे अपनी लेगेसी को कैरी करने के लिए और इन्होंने एक जगह से चुनाव भी लड़ा और वहाँ पे जीत भी गए, क्योंकि कांग्रेस हर बार वहाँ से जीत जाती थी। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी शांत नहीं बैठते, वो रैली वगैरह निकालते हैं और देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और वो यूपी में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ पूरे देश में बहुत जगह घूमते हैं और देश का पूरा हाल समझने की कोशिश करते हैं। इवन फार्मर को, दलित को, छोटी कास्ट को, सबको एक जगह पे ले आते हैं और वो हमेशा से कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी लोगों को डिवाइड नहीं करती। What is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. चाहे लोग किसी भी कास्ट के हो या तो किसी भी रिलीजन से, और कांग्रेस का काम है सबको एक मिलाना। और राहुल गांधी जब ऐसे इंटरव्यू देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, इंग्लिश में लोगों को इंटरव्यू देते हैं, तब उनकी पर्सनालिटी इंडिया और देश में बहुत ही अच्छी लोगों को लगती है। और यहीं से धीरे धीरे राहुल गांधी का राइज होने लगा। और उसके बाद 2009 में देश में इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में राहुल गांधी 3,91,000 वोट से जीतते हैं और 2009 में अगेन कांग्रेस जीत जाती है और इनकी पार्टी को 206 सीट मिलती है और अगला पीएम फिर से मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। और साथ में यहाँ पे राहुल गांधी ने भी बहुत बड़ा कमाल किया था। 2004 में वो अमेठी इलेक्शन में 2.5 लाख वोट से जीते थे, लेकिन 2009 में ये नंबर्स डबल हो गए थे और उस समय राहुल गांधी को सब लोग अच्छा बोल रहे थे और ये कांग्रेस की लेगेसी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे। इवन ये खुद भी राइज हो रहे थे और इन्होंने बहुत सारी काम करना स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद आता है साल 2014, यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। देखिए होता क्या है, 2014 में नरेंद्र मोदी की इमेज पूरे इंडिया के सामने अलग से निकल के आती है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं, इसका टैगलाइन होता है अच्छे दिन आने वाले हैं और वो जनता को यकीन दिलाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मोदी सत्ता में आ जाएंगे। और साथ में नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा बुलाते हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। जनता को ये दिखाते हैं कि वो चाय वाले हैं और उनका कंपटीशन शहजादे से हो रहा है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुलाते हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी को शहजादा। तो यहाँ पे जनता को ये लगता है कि ये इलेक्शन चाय वाले वर्सेस शहजादे का है। एक साइड एक ऐसा आदमी है जिसकी पूरे खानदान की पॉलिटिकल लिगेसी है और दूसरे साइड एक नॉर्मल आदमी जो कि पहले सीएम था अब पीएम के लिए लड़ रहा है। और यही एक रीजन था कि जनता नरेंद्र मोदी को वोट देती है और 2014 इलेक्शन में कांग्रेस को बस 44 सीटें ही मिल पाती है। और ये एक ऐसा टाइम था जब राहुल गांधी अपनी सीट से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी हार जाती है। 2009 में उनके पास 206 सीट थी और 2014 के इलेक्शन के बाद बस 44 सीट। मतलब साफ था इनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। हालांकि आप उस टाइम के राहुल गांधी के इंटरव्यू को देखेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वो इस टाइम कितने चिल थे, उनको इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। उनको लग रहा था कि अभी हम हारे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हम फिर से जीत जाएंगे और अभी हम हार भी गए तो क्या हो गया। और अभी तक इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था जो चल रहा था कि वो आए दिन जीत जाते थे, लेकिन बाद में ऐसे भी दिन आने वाले हैं कि बार बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा और ये सारी चीजें इनका पोजीशन खत्म कर देंगी। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2014 के बाद इनका डाउनफॉल ऐसा आएगा कि आने वाले कमबैक के लिए इन्हें सब कुछ दाव पे लगाना पड़ जाएगा। देखिए होता क्या है, जब 2014 में मोदी इलेक्शन जीतते हैं पूरी की पूरी मीडिया मोदी की तारीफ करने में लग जाती है और यहाँ पे बीजेपी का मेन फेस मोदी को बना दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि कांग्रेस का मेन फेस बना दिया जाता है राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी जो कि चुनाव जीतने के बाद भी पीएम नहीं बनने वाले थे और वो कांग्रेस का फेस कभी से नहीं थे, बट बीजेपी और मीडिया इनको मार्केटिंग में कांग्रेस का फेस कहने लगती है। और जब कांग्रेस हारती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी हार गए हैं, जबकि वो ऐसा साल था जब राहुल गांधी अपनी सीट से जीत चुके थे। लेकिन सब इस बात को बताने में बिजी हो जाते हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन हार चुके हैं। और इसके 2 साल के बाद जियो आता है, सबके हाथ में इंटरनेट
इंटरनेट आ गया, लोगों के पास मोबाइल की बूम हो गई, लोगों के हाथ में सोशल मीडिया, यूट्यूब बहुत इजीली एक्सेस होने लगा। और ये सारी चीजें ऐसी चीजें थी जिसके कारण राहुल गांधी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। यहाँ पे होता क्या है, न्यूज चैनल जो कि ये दिखा रहे थे कि मोदी बहुत ही ज्यादा महान है, वो दिखाने लगे कि राहुल कितने बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन यहाँ पे जैसी मोबाइल फोन जियो की बूम आती है, हर जगह इंटरनेट के ऊपर राहुल गांधी की मीम बनाई जाती है और राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि वो कितने बेवकूफ हैं, पप्पू है। और यहाँ पे बीजेपी का IT सेल इस तरीके से इनके वीडियोस को काट के मीम बनाता है कि अगर वो मोदी की स्पीच आलू डालोगे सोना निकलेगा बोल भी रहे हैं, तो IT सेल वाले ने उस वीडियो को इस तरीके से काटा है कि लोगों को लगेगा कि राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है कि आप आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो गई और जनता भी राहुल गांधी को बेवकूफ समझने लगी और लोग भी इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि वो समझने लगे कि राहुल गांधी ने सच में ऐसी बात बोली है। और इन सब के कारण राहुल गांधी की इमेज जनता के सामने पप्पू और बेवकूफ की निकल के सामने आई। और ये सारी चीजें राहुल गांधी को पता भी चल जाती है और वो मजाक में इस बात को एडमिट भी करते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, अकेले मैं पप्पू। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तब कांग्रेस पार्टी भी नीचे आ रही थी, राहुल गांधी की पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा नीचे आ रही और राहुल गांधी का डाउनफॉल हो रहा था। और ये डाउनफॉल सबसे बड़ा डाउनफॉल बनता है 2019 में, जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं। 2019 में बीजेपी अमेठी से बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है और इस बार कांग्रेस को 44 की जगह 50 सीट आती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि राहुल गांधी अपने अमेठी वाली सीट को हार गए थे। कांग्रेस 1967 से अमेठी की सीट कभी नहीं आ रही थी। राहुल गांधी भी यहाँ से 3 बार जीत चुके थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। और इसके बाद बहुत से लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बेवकूफ समझने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों ने और मीडिया ने इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है और राहुल गांधी खत्म हो गए, उनका तो द एंड हो गया है। और यहाँ पे सबको ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है उसके मेन जिम्मेदार है राहुल गांधी। इवन राहुल गांधी को भी ऐसा फील होने लगा कि वो अच्छे लीडर नहीं है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद 2019 में छोड़ दिया। और 2019 से लेके 2022 तक राहुल गांधी गायब हो जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का द एंड हो गया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब आप इस बात को सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी का बारिश हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ बंदा जिसने ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की हो, जो सारी चीजें सीख के आया हो और लोगों ने इसको बेवकूफ की इमेज बना दी और पूरे पार्टी की हार की जिम्मेदारी उस पर थोप दी गई हो। अब अगर आप राहुल गांधी को इंडिविजुअली देखे तो इन्होंने 2 बार अपनी जीत की हुई है और ये फर्स्ट टाइम चुनाव में हारे थे, लेकिन इनके पूरे हार की लेगेसी, इनकी पार्टी की लेगेसी इन पे थोप दी गई और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और ये पूरे तरीके से क्रैश हो चुके थे, ये पूरी तरीके से हार चुके थे और सबको ऐसा लग रहा था कि इनकी पार्टी का द एंड हो गया है। यहाँ पे होता क्या है, 2022 के सितंबर में राहुल गांधी इस बात को अनाउंस करते हैं कि वो पूरे इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और इस यात्रा के लिए वो 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं और इस यात्रा को करने के लिए वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाएंगे और सब जगह प्यार बांटने वाले हैं, पूरी जनता से मिलने वाले हैं। और सबको लगा ये मजाक चल रहा था, मीडिया भी इसको कवर करने के लिए रेडी नहीं थी। सब यहाँ पे इस बात को बोल रहे थे कि राहुल गांधी बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। यहाँ पे राहुल गांधी जब अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं और इस यात्रा के आखिरी में उनमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस यात्रा में एक रिपोर्टर राहुल गांधी से पूछता है कि पहले राहुल गांधी की इमेज तो ऐसी थी, तो ऐसे में राहुल गांधी उसके जवाब में बोलते हैं कि वो राहुल गांधी अब मर चुका है, आप उसको भूल जाओ। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं। और ये स्पीच नॉर्मल नहीं थी। इस स्पीच के बाद राहुल गांधी में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला और लोगों को लगा कि राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए। बड़े बड़े एजुकेटर, यूट्यूबर और बहुत सारे लोग इस बात को कहने लगे कि राहुल गांधी अब PM बनने को डिजर्व करते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी बहुत सारे मुद्दे उठाने लग गए। वो डायरेक्ट मोदी को बोलने लग गए कि अडानी और अंबानी मोदी के कारण बड़े हुए हैं और ये पब्लिक में बोलने लगे कि बीजेपी छोटे लोगों की बात नहीं करना चाहती बल्कि बड़े लोगों को और बड़ा बनाना चाहती है। और राहुल गांधी अब सही चीजों पे आवाज उठा रहे थे और इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी और धीरे धीरे इनकी आवाज जनता में भी पहुंचने लगी और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला 2024 के इलेक्शन में, जहां पे कांग्रेस को 99 सीट मिलती है। अगर आप इसे 2019 से कंपेयर करेंगे तो सीधा डबल। और कमाल की बात यह है कि इस चुनाव के पहले बीजेपी 400 सीट की हवा भर रही थी और बीजेपी को आए बस 250 सीट। और कमाल की बात तो यहाँ पे ये थी कि इस बार राहुल गांधी 2 सीटों से जीत गए थे, रायबरेली और वायनाड, और ये दोनों सीटें बहुत
बहुत ही ज्यादा मार्जिन के साथ जीत गए थे। और साथ में जो 2019 में ये सीट अमेठी की हार गए थे, वहाँ पर इनके ड्राइवर ने स्मृति ईरानी को बहुत ही ज्यादा मार्जिन के साथ हरा दिया। अब इनको बहुत सारे लोग सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये मुद्दा उठाते हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का। इन्होंने जनता को ये बताया कि मोदी और शाह ने किस तरीके से बोला कि स्टॉक मार्केट 400 के पार जाएगा, स्टॉक लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने बड़े लोगों का पैसा बनवाया और छोटे लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया। और ये सारी चीजें सबको सही भी लग रही थी, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा दिनों तक नहीं चला। और इसके बाद ये लेके आते हैं वोट चोरी, जिसने इनकी पूरी कायाकल्प पलट के रख दी। ये जब लोगों के सामने वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं, तो उस समय ना तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ जवाब होता है, ना ही करंट गवर्नमेंट के सामने किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता, जिसके कारण सबको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। तो सबको लग रहा था कि इनकी बातों में सच्चाई है, ये अगर बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है तो हुआ ही होगा। और कमाल की बात आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और बिहार के इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट पलट सकती है। और इस टाइम में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आए हैं कि अपोजिशन और लोगों के पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। और अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है सामने वाली गवर्नमेंट। और इसी को देखते हुए नीतीश गवर्नमेंट ने इस बात को अनाउंस किया कि वो बिहार में महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालेंगे। राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं ताकि वो अगेन सीट को रीगेन कर सके, और इनकी इमेज वापस से बनते जा रही है, और ये सीट को रीगेन भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आज नहीं तो कल पीएम जरूर बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे? क्या ये 2019 में होगा या फिर कभी नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।